नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वारो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं जो राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में वैकेंसीज आई हैं जेएसओ जेई की, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एक एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं। हर जो टॉपिक जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है डिटेल में उसको यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने 2 लेक्चर बनाए हैं और शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने दोनों लेक्चर अच्छे से देखे होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। दोस्तों, आपके व्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं। आपके कमेंट हमें जितने ज़्यादा मिलेंगे उतना ही हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उतना ही अच्छा प्रयास हमारा रहेगा, उतना ही ज़्यादा हम ज़ोर देने की कोशिश करेंगे चीज़ों पे। तो प्लीज़ अपने कमेंट जो हैं वो हमें ज़रूर बताएं इस चीज़ के बारे में, और वीडियो को लाइक करना मत भूला करो दोस्तों, मोटिवेशन मिलता है इससे। तो EIA आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आपको कि EIA क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और क्या ज़रूरत है उसकी। पिछले 2 लेक्चर में हमने पहले बात की थी EIA के बेसिक की, उसके बाद में इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया था, और इस लेक्चर में हम जो है EIA को ख़त्म कर देंगे और जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब हाईलाइट करेंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कोई क्वेश्चन आपके मन में नहीं होगा। मैंने 3-4 क्वेश्चन पिछले वीडियो लेक्चर में किए थे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन निकालने का मोटिव यही है कि आपको समझ में आए, चीज़ें समझ में ना आए तो आपसे पूछ लें, बट उसका रिस्पांस बहुत ही फीका रहा है, तो इस बार मैंने क्वेश्चन नहीं निकाले हैं। बट फिर मैंने सोचा कि जिन लोगों ने पिछली बार रिस्पॉन्ड किया था उनके लिए 2-3 क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछूंगा। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी, एक टर्म यूज़ की थी टोर। तो टोर की फुल फॉर्म क्या है। दूसरा, आपने ये बताना है कि टोर की वैलिडिटी कितनी होती है। तीसरा क्वेश्चन ये है, आपने मुझे ये बताना है कि कोई भी टोर सबमिट करता है तो उस सबमिशन के बाद में उसे सजेशन कौन सी कमेटी देती है, ठीक है, कि टोर सही है या गलत है, इसके लिए कौन सी कमेटी बनाई है वो जो सजेशन देती है। ये क्वेश्चन जो हैं आपने पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किए थे, सुना होगा। इनके आंसर मुझे आपने देने हैं। अगर रिस्पॉन्ड अच्छा रहा तो डेफिनेटली मैं क्वेश्चन सीरीज जो है वो फिर से कंटिन्यू करूँगा। तो अभी तक हमने बात कर ली है स्कोपिंग तक। स्कोपिंग के बाद में जो अगला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन का, ठीक है, उस पर आज बात करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन मतलब कि जो चीज़ प्रभावित हो रही है इन्वायरमेंट की, जो सेक्टर प्रभावित हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना कि ये पर्टिकुलर सेक्टर हमारे प्रोजेक्ट की वजह से प्रभावित हो रहा है, उन पे बात करेंगे। तो अब हमने बहुत सारे मेथड हैं, उनमें से एक एप्रोप्रिएट मेथड सेलेक्ट करना है अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने जो भी इम्पैक्ट हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, अपने पैसे के अकॉर्डिंग, अपनी टीम के अकॉर्डिंग, कैसे भी हम इनको डिसाइड करेंगे। पैसा बहुत ज़रूरी है कि भैया ये पे इतना पैसा ना लग जाए हमारा कि जो आगे के काम हैं वो रुक जाएं, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये पे हमने पैसा ही नहीं लगाया है तो आगे के काम जो होंगे वो बिल्कुल सही नहीं होंगे, अप्रेजल ही नहीं मिलेगी, अप्रूवल ही नहीं मिलेगी। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए कि भैया फैक्टर हमारे किस टाइप के हैं, हमारी एक्सपर्ट कमेटी किस टाइप का है, कितना हमारे पास में पैसा है, हमने एक मेथड सेलेक्ट कर लेना है। और वो मेथड सेलेक्ट करके हम इम्पैक्ट को, जो भी हमारे मेजर कंपोनेंट हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक मेथड सेलेक्ट कर लेंगे। ये 3-4 मेथड हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले एडोक मेथड, ठीक है, डाटा आपने इकट्ठा करना है। तो एडोक मेथड में क्या होता है, इसमें सिंपली आप ये बताते हो कि भैया आपके इन्वायरमेंट का ये कंपोनेंट इफ़ेक्टेड हो रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक फर्टिलाइज़र कंपनी बनाई है,
फर्टिलाइज़र कंपनी बनाने के बाद में, मतलब बनानी है ये तो पहले ही होता है, आपने ये देखना है कि भैया फर्टिलाइज़र कंपनी जो है उससे कौन सा सेक्टर प्रभावित हो रहा है। सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र कंपनी से निकलेगा आपका वेस्ट वाटर में होंगे न्यूट्रिएंट, क्योंकि फर्टिलाइज़र बना रहे हो तो वो क्या प्रभावित करेगा आपको, आसपास की वाटर की बॉडी को। तो एडहोक मेथड में आप ये बता दोगे कि भैया मेरा जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री से निकलेगा पानी में होंगे फर्टिलाइज़र जो हैं उनसे होगा यूट्रोफिकेशन, मतलब कि वो एल्गी की मात्रा को बढ़ा देंगे, सिंपल सी भाषा में मैं बात करूं, और जिससे कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और मछलियां और जो अलग और दूसरे जीवधारी हैं, प्राणी हैं पानी में रहने वाले, वो मर जाएंगे। ठीक है, आपने ये कंपोनेंट बता दिया। इसी टाइप से फर्टिलाइज़र कंपनी से और जितने भी पोल्यूटेंट हैं आपने ब्रॉडली उनको बता दिया इसमें। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल है, इसमें ज़्यादा आपका खर्चा भी नहीं आएगा, ज़्यादा एक्सपर्ट की भी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक, केवल ये देखा कि कौन सा कंपोनेंट आपका प्रभावित हो रहा है और आपने इसको बता दिया। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है आपने इसमें पैसे बचा लिए, क्योंकि सिंपल है, ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं चाहिए आपको इसके लिए। तो ये तो हुआ फ़ायदा, बट इसके नुकसान यानी कि ड्रॉबैक क्या होंगे। इसके ड्रॉबैक ये होंगे कि भाई आपने ये नहीं बताया कि कितना नुकसान होगा। ठीक है, कितने दिनों तक नुकसान की भरपाई होगी। ठीक है, तो कितना नुकसान होगा, कितने दिनों तक भरपाई होगी, ये भी नहीं पता। अगर एक नुकसान हुआ तो क्या उसकी वजह से कोई दूसरा नुकसान भी हो सकता है, मतलब कि रिलेशन। ठीक है, एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर के साथ क्या रिलेशन है, ये भी कुछ नहीं बताया। सिंपली आपने तो बस डिस्क्राइब कर दिया कि भाई ये इन्वायरमेंट का कंपोनेंट मेरे इस प्रोजेक्ट की वजह से अपना प्रभावित होगा। तो ये मेथड हुआ बिल्कुल सिंपल। दूसरा है आपका चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में आपने क्या किया, चेकलिस्ट में आपने एक लिस्ट बनाई। जैसे जब हम घर से सामान लेने के लिए जाते हैं तो हम लिस्ट बनाते हैं कि भैया मुझे सब्जियां लानी हैं, फल लाने हैं, ठीक है, नहाने का साबुन लाना है, कपड़े धोने का साबुन लाना है, इस टाइप से। वैसे ही चेकलिस्ट में क्या है, चेकलिस्ट में आपने सारे कंपोनेंट जो प्रभावित हो रहे हैं उनकी एक लिस्ट बना ली। ठीक है भाई, एयर प्रभावित हो रहा है, वाटर प्रभावित हो रहा है, ठीक है, नॉइज़ प्रभावित हो रहा है, इस टाइप से। और आपका वेजिटेशन प्रभावित, क्रॉस मार दिया जिस पे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, जो प्रभावित हो रहे हैं उस पर आपने राइट का क्लिक करके चेकलिस्ट बना दी। ठीक है, ये चेकलिस्ट जो हैं कई टाइप से बनती हैं। एक तो ये सिंपल चेकलिस्ट होगी, जैसे मैंने बताया घर के सामान के लिए चेकलिस्ट बनाते हैं। इसको इन्होंने थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए क्या कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव चेकलिस्ट। इसमें आपने जो भी कंपोनेंट प्रभावित हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, जिस पे मतलब इफेक्ट आ रहा है, अब तो आप फेमिलियर हो गए हो इन टर्म से, तो उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया कि भाई अब मेरा एयर जो है वो प्रभावित हो रहा है। और एयर क्यों प्रभावित हो रहा है, क्योंकि धुआं निकल रहा है, धुएं में डस्ट पार्टिकल हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपने उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। इसके अलावा एक तो होगी सिंपल चेकलिस्ट, दूसरी होगी डिस्क्रिप्टिव चेकलिस्ट, तीसरी होगी स्केलिंग चेकलिस्ट। इसमें आपने स्केल लगा दिया एक कि भाई इतना प्रभावित हो रहा है। स्केल तो पता है ना, जैसे कि भाई लाइन मारने वाले स्केल होते हैं, उसमें पता होता है कि भाई 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच। वैसे ही इसमें हमने स्केल लगा दिया कि भैया इतना प्रभावित हो रहा है ये फैक्टर, ये कम प्रभावित हो रहा है, ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। इस प्रकार से हमने उस पर एक स्केल लगा दी। तो 3 ये आपकी मेजर चेकलिस्ट होगी। तो इनको एडोब मेथड से अगर हम कंपेयर करें तो जानकारी ज़्यादा मिल गई हमें, बट इसका भी एक ड्रॉबैक है। सिंपल तो ये है, इसमें भी एक्सपर्ट नहीं चाहिए, फ़ायदे होंगे हमारे, बट अगर हमें फर्दर एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर का रिलेशनशिप देखना हो तो हम उसका कोई जानकारी नहीं मिलती भाई हमें।
ठीक है, एयर प्रभावित हो रही है, बट एयर की वजह से आपके आसपास जो लेक है क्या वो प्रभावित हो रही है, नहीं पता। कोई पौंड प्रभावित हो रहा है, नहीं पता। पेड़ पौधे हैं प्रभावित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, नहीं पता, क्योंकि उन्होंने केवल एक एक कंपोनेंट दिया है, उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप नहीं बताया कि भाई अगर एक कंपोनेंट प्रभावित हो रहा है, इफेक्टेड हो रहा है, तो उसका दूसरे से कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये चीज़ इन्होंने नहीं बताई है। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। बट जब भी हम कोई मेथड सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले इंडिया में क्या देखते हैं, पैसा देखते हैं। तो इसीलिए ये मेजर कॉमनली यूज़ होने वाले आपके दो मेथड हैं। इसके बाद के जो मेथड आएंगे, ठीक है, जैसे कि मैट्रिक्स, ये क्या होंगे, अच्छे होंगे, बट इनको करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए। तो अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो अगली स्लाइड पे मैंने 2 लाइन लिखी हैं, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लियोपर्ड ने इसको डिज़ाइन किया था। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे आपके डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ले ली, कि बहुत सारी, कितनी, 100, ठीक है। 100 डेवलपमेंटल एक्टिविटी ले ली। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ से मेरा क्या मतलब है, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट, फर्टिलाइज़र के प्रोजेक्ट, केमिकल के प्रोजेक्ट, ठीक है। अब आप देख लो, अगर आप गिनने पे आओ तो 10 प्रोजेक्ट नहीं गिन सकते भाई उंगलियों पे। इन्होंने 100 प्रोजेक्ट लिए ऐसे, और 100 लिए, सॉरी 90 लिए इन्वायरमेंटल कंपोनेंट, 100 लिए आपके प्रोजेक्ट, और 90 यानी कि 90 लिए इन्वायरमेंटल कंपोनेंट। इन्वायरमेंटल कंपोनेंट से मेरा यहाँ क्या मतलब है भाई, जैसे कि एयर हो गया, नॉइज़ हो गया, वाटर हो गया, आपका वेजिटेशन हो गया, इस टाइप से इन्होंने 90 कंपोनेंट लिए, ठीक है। और एक साइड में इन्होंने लिख दिए सारे के सारे इन्वायरमेंटल एक्शन यानी कि प्रोजेक्ट, और दूसरी साइड में इन्होंने लिख दिए आपके इन्वायरमेंटल कंपोनेंट, और हर कंपोनेंट के बीच में इन्होंने रिलेशन बता दिया, ठीक है। यानी कि अगर आपका फैक्ट्री जो है वो केमिकल फैक्ट्री है, तो केमिकल फैक्ट्री अपने पकड़ ली, और इस केमिकल फैक्ट्री का इस कंपोनेंट पे क्या इफेक्ट है, 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 ऐसे करके इन्होंने ये चीज़ बना दी। तो ये लगभग कोई सेक्टर नहीं छोड़ती। तो आपको चीज़ें पता चल जाएगी कि भैया हमारे प्रोजेक्ट की वजह से ये कंपोनेंट प्रभावित हो रहा है, ये कंपोनेंट प्रभावित नहीं हो रहा है। तो ये बेस्ट मेथड है। किसने बनाया, ये बता दिया। इन्वायरमेंटल कंपोनेंट कितने हैं, 90। डेवलपमेंटल एक्शन कितने हैं, 100। बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इस पर, ठीक है। EIE के पेपर में इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। मैंने तो कोई पेपर देखा नहीं जिसमें लियोपर्ड मैट्रिक्स के आसपास कोई क्वेश्चन ना हो। हर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मिलता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। बिल्कुल ही साधारण से शब्दों में मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इसमें बेसिकली क्या करते हैं। अब अगला है नेटवर्क, ठीक है। फिर से नेटवर्क में क्या करते हैं हम, मकड़ी का जाला बना दिया। मकड़ी का जाला बना दिया मतलब कोई भी इन्वायरमेंटल कंपोनेंट ले लिया X, ठीक है, उसका ये एक फैक्टर ले लिया, इन्वायरमेंटल कंपोनेंट ले लिया कोई भी, दूसरा ले लिया, तीसरा, और इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप बता दी हमने कि भैया ये कंपोनेंट जो है ये प्रभावित हो रहा है, ये प्रभावित नहीं हो रहा है। इस टाइप से जितने प्रभावित हो रहे हैं उसको हाईलाइट कर दिया, जिनको प्रभावित नहीं हो रहे हैं उनको हाईलाइट कर दिया। तो ये भी एक अच्छा मेथड है। बट इसमें क्या हो रहा है, एक्सपर्ट बढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें एडहॉक मेथड बिल्कुल सिंपल, ठीक है। इतने एक्सपर्ट, क्या कोई एक्सपर्ट चाहिए ही नहीं,
फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं हमें एक्सपर्ट बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट बढ़ रही है। बट अगर इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भैया अच्छा काम हो रहा है। फिर से मैं वही चीज़ कहूँगा कि कॉस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि किसके बेस पे सिलेक्ट करते हैं हम, कॉस्ट के बेस पे सिलेक्ट करते हैं, एक्सपर्ट के बेस पे, अपनी टीम के बेस पे, ठीक है। और अपना प्रोजेक्ट तो मेन है ही कि प्रोजेक्ट के बेस पे सिलेक्ट करेंगे मेथड। तो ये जो नेटवर्क मेथड है ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। जैसे मकड़ी का जाला है, अगर ध्यान से देखें तो भैया पूरे के पूरे इंजीनियरिंग लगा रखी है मकड़ी ने। सेम वही चीज़ है, इसमें भी इन्होंने बहुत तगड़ी इंजीनियरिंग लगाई है। एक एक कंपोनेंट को उठाया है, दूसरे कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन के उसकी क्या है, तीसरे के साथ क्या है, चौथे के साथ क्या है, इस टाइप से इन्होंने पूरा का पूरा इसको एक नेटवर्क तैयार कर लिया। और इससे कि हमें जो है कंप्लीट संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कौन सा इन्वायरमेंट का कंपोनेंट इफेक्ट हो रहा है और कितना इफेक्ट हो रहा है, किस टाइप से वो इफेक्ट हो रहा है। अगला मेथड ओवरले एंड जीआईएस, ठीक है। ओवरले, ये मैंने यहाँ पे ओवरले के लिए डायग्राम बनाया है। बेसिकली ओवरले क्या है, ठीक है। पुराने टाइम में चले जाते हैं थोड़ा सा, जब ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे भाई, तो तब प्रोजेक्टर वगैरह तो होते नहीं थे। तब अगर नक्शे बनाने होते थे, काम करने होते थे, तो क्या कैसे काम करते थे लोग, ठीक है। तो तब लोग हाथ से काम करते थे, ठीक। हाथ से काम करने का मेरा क्या मतलब है, ट्रांसपेरेंसी यूज़ करते थे, ठीक। अगर हमें कोई काम, मान लो कोई नक्शा तैयार करने होते थे, तो एक को दे दिया, सपोज करो ये लिखी हुई पे मत जाना, मेरे शब्दों पे जाना। एक को दे दिया कि भाई तूने रोड देखनी है, ठीक। तो उसने ट्रांसपेरेंट शीट होती थी भाई एक, ठीक है। ट्रांसपेरेंट शीट, ये मान लो कि वाइट पॉलीथीन टाइप ऐसी होती थी जो ट्रांसपेरेंट होती थी, ऐसी ट्रांसपेरेंट शीट होती थी। तो उस पे वो जो भी एक्सपर्ट होते थे वो एक स्केल के हिसाब से सड़कें बनाते थे कि भाई कानपुर सिटी में ये सड़कें हैं, ठीक। और वो बिल्कुल उसको जहाँ जहाँ सड़क होती थी इतने इंच इधर, इतने इंच इधर करके बना देते थे। दूसरे बंदे को काम दे दिया कि भाई तू एग्रीकल्चर लैंड देख, वो कानपुर में घूमता फिर रहा है कि भैया एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ पे हो रही है। उसने एक ट्रांसपेरेंसी शीट ली और उस पर वो बना दिया। तीसरे को कहा कि भाई लेक एंड पोर्ट देख कहाँ कहाँ पे है। चौथे को बोला कि भाई फॉरेस्ट देख, ठीक है। अब ये ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट शीट पे ब्लैक पेन से, वाइट पेन से, सॉरी रेड पेन से, इनसे उन्होंने बनाई हुई चीज़ें। अब उन्होंने पूरा नक्शा तैयार करना है। अब उन्होंने क्या किया, एक के ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी शीट रख दी, ये मिल गया कंपोजिट आपको नक्शा, ठीक है। इसी तरह आप टाइप से आपका ओवरले मेथड काम करता है, ठीक। सारे कंपोनेंट को देख लिया और सारे कंपोनेंट को देख के उन्होंने एक वन बाय वन करके चीज़ें तैयार कर ली। पहले तो ये हाथ से काम होता था, अब आ गया है जीआईएस। बटन दबाओ, फॉरेस्ट दिख रहा है जी, आपका ओशन दिख रहा है जी अलग अलग कलर में, ठीक। एग्रीकल्चर लैंड दिख रही है जी अलग अलग कलर में, पहले हाईलाइट किया, फिर एक कंपोजिट मैप बना दिया और आपका काम हो गया। बहुत अच्छी टेक्निक है, बट फिर से कॉस्ट बढ़ गई जी हमारी। पहले तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बढ़ गई, फिर एक्सपर्ट की कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है। तो ये कॉस्ट का जिक्र मैं यहाँ भी कर रहा हूँ ना, इसका मतलब ड्रॉबैक आ गया, ठीक है, कि भाई इसका क्या ड्रॉबैक हो सकता है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो मेरिट और डिमेरिट दोनों की बात करते हैं। तो जब भी मैंने यहाँ पे कॉस्ट शब्द यूज किया है, इसका मतलब कि मैं एक ड्रॉबैक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरले मेथड क्या होता है। अब एक्सपर्ट सिस्टम एंड प्रोफेशनल जजमेंट, ये चीज़ वो आ गई कि भाई हमने एक्सपर्ट बुला लिए, एक्सपर्ट को देख के उन्होंने हमें अपना जजमेंट के थ्रू बता दिया कि भाई ये चीज़ है, ये प्रोजेक्ट है, तो आपका ये कंपोनेंट प्रभावित होगा और ये चीज़ होगी, ठीक है। यहाँ पे आपने ये चीज़ करनी है, ये आपका हो गया एक्सपर्ट सिस्टम। ये इसमें उनकी जो भी आपके 25 साल 30 साल 50 साल के एक्सपीरियंस होल्डर हैं
वो आपको बता देंगे और आप उसी हिसाब से अपना जो इम्पैक्ट हैं उनको आइडेंटिफाई कर लोगे। तो ये जो मैंने कहानी इतनी लंबी चौड़ी बताई है, ये किस लिए बताई है? इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है कि ये डाटा तो आप इकट्ठा कर लोगे, डाटा को इकट्ठा करने के बाद में उसको आइडेंटिफाई भी तो करना है। आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ तक, ठीक है, आपको सब समझ में आ गया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, एक बार ये स्लाइड देख लेते हैं। हमने इस पे क्या क्या देख लिया, यहाँ पे हमने देख लिया स्क्रीनिंग कर ली, हमने स्कोपिंग कर ली, स्कोपिंग करने के बाद में हमने क्या किया, इम्पैक्ट को एनालिसिस कर लिया। इम्पैक्ट को एनालिसिस करने के बाद में आ गया मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब जो भी सेक्टर आपका प्रभावित हो रहा है, इफेक्टेड है, उसको आप कैसे ठीक करोगे। ठीक है, पानी, अगर पानी आपका यानी कि वाटर सेक्टर प्रभावित हो रहा है तो ईएमपी में डिटेल में बात करेंगे इसमें। अभी मिटिगेशन क्या होता है यहाँ ये बात कर लेते हैं कि भैया मिटिगेशन के लिए अगर पानी प्रभावित हो रहा है तो ईटीपी लगाएंगे। ईटीपी यानी कि एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, अगर आपका एयर प्रभावित हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे एपीसीडी यानी कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, अगर ज़्यादा शोर आ रहा है तो आप उसमें नॉइज़ कंट्रोलर लगाएंगे। ठीक, इसके अलावा आप क्या करेंगे, ये पोल्यूशन कंट्रोल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी ने कहा है कि किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के बाद में उसके चारों तरफ पेड़ लगाने हैं। पेड़ लगाने को क्या बोलते हैं, ग्रीन बेल्ट। क्या बोलते हैं, ग्रीन बेल्ट। इंडस्ट्री के चारों तरफ पेड़ पौधे लगा देते हैं हम, ये पेड़ जो है इसको कहेंगे ग्रीन बेल्ट। ये नॉइज़ को भी कम करती है, धुएं को भी एब्जॉर्ब करती है और इसके साथ साथ जो आपका वेस्ट वाटर है, ठीक है, उसको ट्रीट करके आप इसमें सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए दे सकते हो। तो बहुत फ़ायदे होते हैं इसके अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग नॉर्म्स हैं कि कितना ग्रीन बेल्ट होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, आई थिंक क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। डेफिनेटली मैं इसलिए ये लेक्चर बना रहा हूँ कि कोई डाउट ना रहे। शब्दों को ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि यही क्वेश्चन निकल के आने हैं। ठीक, फॉरवर्ड करके देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान से एक एक वर्ड को सुनो और सुन के फिर कहीं से पढ़ोगे तो आपको यही ऐसा लगेगा जैसे कि आप जो है ABCD वाला कायदा पढ़ रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं पब्लिक हियरिंग की। पब्लिक हियरिंग कितने टाइम होती है, 2 बार होती है। ठीक, पूरे EIA में 2 बार आपकी पब्लिक हियरिंग होती है। अब पब्लिक हियरिंग कौन कराता है जी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक, किसकी जिम्मेदारी होती है, इसकी जिम्मेदारी होती है जी भाई तूने पब्लिक हियरिंग करानी है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए किन्हीं भी 2 लोकल न्यूज़पेपर में लोकल लैंग्वेज में विज्ञापन देना होता है कि भैया ये जो प्रोजेक्ट है, यानी कोई भी ले लो, ठीक है, अपने टिंकू जी को ही ले लो। ठीक है, तो टिंकू ने एक फैक्ट्री लगानी है भाई, उसकी पब्लिक हियरिंग होनी है, लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि भाई मैं पंजाब में रहता हूँ तो पंजाबी के 2 पेपर में पंजाबी लैंग्वेज में ये ऐड आना चाहिए। इसके अलावा आप रेडियो पे बता सकते हो, ठीक है, आप टीवी पे बता सकते हो। हालांकि ये सब होता नहीं है, ठीक, टीवी पे बताना, उस पे बताना, इंडिया के सिनेरियो में ये होता नहीं है। बट भाई क्वेश्चन किस पे आने हैं, जो डॉक्यूमेंट बोलते हैं। डॉक्यूमेंट बोलते हैं भाई ऐसे ऐसे है, हमने वैसे वैसे ही याद करना है। अब हालांकि सब चीज़ काल्पनिक ही हैं, बट एग्ज़ाम में तो वही आता है, ऑनेस्टी इज़ ए बेस्ट पॉलिसी। तो इसके लिए जो EIA है, EIA में पब्लिक हियरिंग है। पब्लिक हियरिंग कौन कराता है, आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कराता है। इसके लिए वो क्या करता है, इसके लिए वो 2 लोकल न्यूज़पेपर में लोकल लैंग्वेज में ऐड देता है। टीवी पे बता सकता है, रेडियो पे बता सकता है, कैसे भी करके उसे बताना होता है कि भाई यहाँ पे इस दिन जो है इस प्रोजेक्ट की पब्लिक हियरिंग होगी, तो आप सादर आमंत्रित हैं, आप आ सकते हैं। ठीक है, तो जो चाहे उसमें
जा सकता है, बट पता किसी को नहीं चलता भाई, सच्चाई बताऊं तो मैं, ठीक है। बट हमें तो यहाँ पे फिर से कहूँगा डॉक्यूमेंट की बात करनी है तो हम डॉक्यूमेंट की ही बात करेंगे। तो 2 बार होती है आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है, इसके लिए 2 लोकल लैंग्वेज में 2 लोकल न्यूज़पेपर में ऐड देना ज़रूरी होता है। ये तो बात हुई कैसे होती है। अब एक डेट निर्धारित होगी है, उस निर्धारित डेट पे एक पैनल आएगा, वो पैनल बैठेगा, उस पैनल में कौन कौन होगा ये बात कर लेते हैं जी। तो सबसे पहले उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव होगा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, ठीक, इसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। फिर इसके अलावा डीसी आएगा या डीसी किसी को कहेगा, ठीक है, कि भैया वहाँ पे हियरिंग है तुझे जाना है, तो डीसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई वो भी आए और अपना पब्लिक हियरिंग में देखे। वो नहीं होगा तो वो किसी और को भेज देगा। इसके अलावा जिस भी राज्य में वो प्रोजेक्ट लग रहा है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट से एक बंदा आएगा जो कि पावर सेक्टर में एक्सपर्ट होगा। स्टेट गवर्नमेंट एक बंदे को भेजेगी जो पावर सेक्टर में एक्सपर्ट होगा, एक बंदा और भेजेगी, वो बंदा जो है वो इन्वायरमेंट में एक्सपर्ट होगा, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल पैनल में बंदे? पहला हो गया स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, दूसरा होगा डीसी या डीसी का नॉमिनेशन के द्वारा कोई आया हुआ बंदा, एक बंदा जो है वो आ गया स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, स्टेट गवर्नमेंट ने पावर सेक्टर का एक्सपर्ट भेजा, और एक हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट जो इन्वायरमेंट सेक्टर में एक्सपर्ट भेज रही है। इसके अलावा 3 बंदे होंगे आपके पंचायत से, ठीक है, जिस गांव में जहां भी प्रोजेक्ट लग रहा है, ठीक है, वहां से 3 रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। इसके अलावा 3 सीनियर सिटीजन आएंगे। ये 3 सीनियर सिटीजन कौन होंगे? इनको भी डीसी ही नॉमिनेट करेगा, ठीक है। एक तो डीसी खुद या उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, और 3 सीनियर सिटीजन होंगे उस एरिया के जिनको डीसी नॉमिनेट करेगा। और इसके अलावा तो कोई भी आ सकता है भाई, मीडिया तो होती ही है। तो ये हो गया पैनल। इस पैनल के सामने मीडिया जो है वो है, पब्लिक है, और टिंकू जी की फ़ाइल है। उसमें कहा गएगा कि भाई टिंकू जी ने ये आपके एरिया में फैक्ट्री लगानी है, इस फैक्ट्री से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है, आप सभी लोगों को रोज़गार मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सारी चीज़ें होंगी। और उसके बाद में क्या हो रहा है, साथ साथ में वीडियोग्राफी चल रही है चीज़ की। क्या हो रही है? वीडियोग्राफी, ठीक है दोस्तों। बहुत ही साधारण से शब्द यूज़ कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी, ठीक है। फिर भी कोई पॉइंट होगा तो बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। सारी की सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्वेश्चन यही निकल के आते हैं कि भैया पब्लिक हियरिंग में कैसे पता चलता है कि भाई पब्लिक हियरिंग हुई या नहीं हुई। तो ऑप्शन में आएगा आपका रिटर्न डॉक्यूमेंट, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट नहीं, या वीडियोग्राफी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियोग्राफी होती है, उसकी रिकॉर्ड होता है सारी पब्लिक हियरिंग जहाँ भी हो रही होती है, वीडियोग्राफी को फिर आज सबमिट कर दिया जाता है जो आपका अप्रेजल कमेटी है उसको। तो इस दौरान अगर किसी के व्यू आते हैं, वो व्यू भी इकट्ठा करके किसी के मतलब पब्लिक के कोई व्यू आते हैं तो वो भी एप्लीकेंट को भेज दिए जाते हैं, ठीक है। तो व्यू किसको भेजे जा रहे हैं? एप्लीकेंट को। और वीडियोग्राफी किसको भेजी जा रही है? अप्रेजल कमेटी को, ठीक है। समझ रहे हो ना आप? दोनों चीज़ अलग अलग हैं। पब्लिक ने जो कहा वो तो भेज दिया हमने टिंकू को, और जो वीडियोग्राफी हुई वो भेज दी हमने कमेटी को। या कमेटी किसकी है? अथॉरिटी की। सिंपल सी चीज़ है, अथॉरिटी की बात हम कर चुके हैं, कमेटी की बात कर चुके हैं। दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। यहाँ पे व्यू भेजेंगे टिंकू को यानी कि एप्लीकेंट को, और आपके वीडियोग्राफी भेजेंगे आप अथॉरिटी को यानी कि कमेटी को, अथॉरिटी को, किसको भी आप मान लो। उन व्यू में जो भी चीज़ आई, ठीक है। किसी ने कहा कि नहीं भाई, जैसे मैंने बताया ताई जी ने पहले वीडियो में हंगामा किया था ना कि भाई धुआं आता है, तो टिंकू जी उसको देख रहे हैं अब
कि भैया धुआं नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये ताई जी हंगामा करेंगी फिर। ठीक है, तो उन व्यू के को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए टिंकू जी मॉडिफाई करेंगे सब कुछ, और फिर मॉडिफाई करके नेक्स्ट जब होगा, क्योंकि पब्लिक हियरिंग 2 बार होती है, फिर से वो करेंगे और बताएंगे, फिर से पब्लिक आएगी, इनको सेटिस्फाई करेंगे और अल्टीमेटली आपकी रिपोर्ट बन के चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक पब्लिक हियरिंग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से कह रहा हूँ, हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, दोबारा से डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं EIA की। ठीक है, रैपिड EIA और कॉम्प्रिहेंसिव EIA। तो रैपिड EIA का मतलब ये है कि इसमें जो असेसमेंट है, यानी कि जो डाटा इकट्ठा किया हमने, वो 1 सीज़न का किया, और 1 सीज़न का जो टाइम होता है वो है 3 महीने का। कॉम्प्रिहेंसिव EIA, इसमें डाटा इकट्ठा किया 3 सीज़न का, यानी कि 9 मंथ। यही होता है भाई रैपिड EIA और कॉम्प्रिहेंसिव EIA। कहीं पे रैपिड EIA की ज़रूरत होती है, कहीं पे कॉम्प्रिहेंसिव EIA की ज़रूरत होती है। कई बारी हम रैपिड EIA करते हैं और उसके बाद में हमें कॉम्प्रिहेंसिव EIA भी कराना पड़ जाता है। तो बट अगर कोई ये पूछे कि रैपिड EIA क्या होता है, तो उसमें डाटा इकट्ठा होता है 1 सीज़न का, यानी कि 3 मंथ का। कॉम्प्रिहेंसिव EIA में आपका जो डाटा इकट्ठा होता है वो होता है 3 सीज़न का, यानी कि 9 मंथ का। अब एक और आपका टॉपिक दिया है उसमें, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट। तो सिंपली भाई यहाँ तक की जो चीज़ है रिपोर्टिंग तक की, ठीक है, रिपोर्ट किसका होगा, रिव्यू किसका होगा, इस रिपोर्ट का होगा। तो यहाँ तक की जो सारी डिटेल है वो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, जिस रिपोर्ट का रिव्यू होता है उसको क्या बोलते हैं हम, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट। और जब यहाँ तक डिसीजन मेकिंग तक आ जाती है चीज़, वो होगी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आपका असेसमेंट। ठीक, एक बार फिर बता देता हूँ, यहाँ तक आपका रिपोर्टिंग तक, रिपोर्ट जो बन गई, ठीक है, जिसका यानी कि रिव्यू करेगी टीम, उसको आपने क्या कहा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट। और जब पूरा डिसीजन मेकिंग तक की हो गया, वो हो गया आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना दोस्तों। बहुत ही साधारण से शब्द, बहुत ही साधारण से एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश में हूँ। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आपका हर व्यू जो भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो व्यू बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, जिससे कि मैं वैसे वैसे ही परिवर्तन कर सकूं, वैसे वैसे ही चेंजेस कर सकूं लेक्चर में। ठीक है, क्वेश्चन मैं आज इसलिए नहीं बनाए क्योंकि उस पर आपने कमेंट नहीं किया, मुझे बताया नहीं, तो क्या फ़ायदा मेहनत करने का। क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करो, कुछ भी आपको चेंजेस चाहिए लेक्चर में तो वो मुझे बताओ, और अपना सीखते रहो, लगातार पढ़ते रहो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद थोड़ा सा कहीं से पढ़ोगे ना तो ऊपर वाले के हाथ में आपका सिलेक्शन है। उम्मीद करता हूँ कि वो ज़रूर साथ देगा अगर आप मेहनत करोगे। तो दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू दोस्तों।